बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के सिलसिले में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू रोटेशन। अब हम एक बॉडी की एग्जांपल लेते हैं जो एक अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या किसी भी शेप का कोई बॉडी हो सकता है। ये अगर अपने एक्सिस के गिर्द इस तरीके से स्पिन कर रहा है तो उस सूरत में इसका हर पार्ट स्पिन कर रहा होगा अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर बॉडी के हर पार्ट का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक पार्ट ले लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक उस बॉडी का पार्ट है जिसका डिस्टेंस RI है, तो ये डिस्टेंस और इसका अपना मास MI के बराबर अगर है तो ये बॉडी या ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस विद मास MI एंड रेडियस RI। अब देखा जाए तो बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी चूँकि रोटेशन की वजह से है तो इस वजह से हम इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम दे सकते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें और इसकी एंगुलर वेलोसिटी की यानी ओमेगा के दरमियान रिलेशन की बात करें तो वी नो दैट VI इज इक्वल टू RI ओमेगा I के बराबर होता है। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 1/2 MI VI स्क्वेयर। 1/2 MI VI स्क्वेयर हमारे पास जनरल फार्मूला है फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड फॉर दिस स्पेसिफिक पार्टिकल विच हैज़ रेडियस ऑफ रोटेशन इज RI एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा I, तो उस सूरत में जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 MI RI स्क्वेयर ओमेगा I स्क्वेयर। हम इसको अगर इस तरह लिख लें तो और ज़रा फेमिलियर फॉर्म आ जाएगी MI RI स्क्वेयर इंटू ओमेगा I स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात होगी वो ये होगी कि चूंकि एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल खा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब हो खा वो उससे दूर हो, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि ना तो पिछला पार्टिकल अगले पार्टिकल से आगे गुजर सकता है और ना अगला पार्टिकल पीछे रहेगा, तो उनके दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ रिजिड बॉडी। अब अगर रिजिड बॉडी है तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे मूव कर रहे होंगे विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो उसकी वो हो सकता है कि यहाँ पे हो, उसका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला बहुत थोड़ा हो। अगर हम कोई और पार्टिकल की बात करें वो यहाँ पे हो सकता है, उसका सेंटर एक्सिस से फासला काफ़ी ज़्यादा हो। तो हर एक के लिए हम अलग-अलग अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके बाद उनको ऐड अप करना है, जस्ट अरिथमेटिकली हम उनको ऐड करना चाहें तो हर एक के लिए ओमेगा की वैल्यू ओमेगा I, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन, इन तमाम को हम ओमेगा ले सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल उस बॉडी के हर पार्ट की अलग-अलग काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको इस तरह लिखें 1/2 M1 R1 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस सेकेंड पार्ट के लिए 1/2 M2 R2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर 1/2 M3 R3 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर and so on up to 1/2 Mn Rn स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। हमने सपोज किया कि ये बॉडी n पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है या n हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्से का
मास डिफरेंट हो सकता है, रेडियस डिफरेंट हो सकता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओमेगा हर हिस्से की सेम होगी। तो इसलिए सब में से ओमेगा को कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ से 1/2 m1 r1 स्क्वेयर 1/2 भी सब में आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लें। तो 1/2 m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 स्क्वेयर अप टू mn rn स्क्वेयर और ओमेगा को कॉमन लिया जा सकता है। अब देखा जाए तो ये जो सेंट्रो ब्रैकेट नज़र आ रही है ये एक जानी पहचानी शक्ल नज़र आ रही है विच इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, हम इसको इस तरह लिख देते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहिए हमें। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी स्पिनिंग बॉडी विल बी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने पढ़ा है 1/2 mv स्क्वेयर, अगर ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। एंड वी आल्सो नो दैट m का काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, v का काउंटर पार्ट ओमेगा होता है। तो वी कैन से दैट हम जस्ट इस एक्सप्रेशन में यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को अगर एंगुलर या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो जस्ट उनके काउंटर पार्ट लिख देंगे उनकी जगह पे। तो m की जगह i लिख देंगे, v की जगह ओमेगा लिख देंगे, तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है। अब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया जो हर बॉडी पर एप्लीकेबल होगा। अब हमने मुख्तलिफ तरह के बॉडीज़ देखे हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करने के बाद हासिल होता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास दो तरह के बॉडीज़ हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं या अक्सर हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास रिंग होता है और जो अंदर से खाली होता है, और एक डिस्क होती है जो कि फिल्ड होती है। इसको हम हूप और ये हमारे पास डिस्क है। अब अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बात करें तो हूप के लिए और डिस्क के लिए चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होती है, अगर फर्ज करें कि दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हों तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी। अगर हम बात करें हूप की, जी, तो अगर हम डिस्क की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वेयर होता है, जबकि हूप के लिए I की वैल्यू mr स्क्वेयर होती है। अब चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए डिफरेंट है तो अल्टीमेटली एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करने के बावजूद इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क होगा। यानी अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क की बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर 1/2 आई की जगह पे हम डिस्क के लिए 1/2 mr स्क्वेयर लेंगे ओमेगा स्क्वेयर, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। और आल्सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस, r ओमेगा इज इक्वल टू v होता है तो 1/4 m v स्क्वेयर भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क होगी। अब इसी वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर हूप मूव करती हुई जा रही हो या हूप स्पिन कर रही हो तो उस सूरत में उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप क्या होगी, इसके लिए फिर वही बात कि हम फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे आई फॉर हूप यूज़ करेंगे तो 1/2 हूप के लिए ये mr स्क्वेयर के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/2
एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप आती है। और फिर वही बात कि अगर हम आर ओमेगा को वी के बराबर लिखते हैं तो ये आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर वी स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही एंगुलर स्पीड के साथ मूव करने के बावजूद जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क होगी वो 1/4 ऑफ एम वी स्क्वेयर होगी, जबकि फॉर हूप इट विल बी 1/2 एम वी स्क्वेयर। यानी डिस्क के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी बल्कि हाफ होगी एज कंपेयर टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप, हालांकि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह तो था हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब उसके बाद इसके साथ ही एक छोटा सा एक प्रॉब्लम होता है कि अगर सपोज करें कि हमारे पास एक स्लोप हो जिसकी हाइट h के बराबर है और इस हाइट से डिस्क और हूप दोनों को नीचे की तरफ आने का मौका दें, यानी इस हाइट से दोनों स्लोप एक ही दफ़ा नीचे की तरफ आए तो बॉटम पर पहुंचते हुए किसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक डिस्क और एक हूप को एक सर्टेन हाइट पर प्लेन पर रखा जाए और ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो, तो अगर दोनों को एट ए टाइम यहाँ से छोड़ा जाए तो वो दोनों ही नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आते हुए उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और यहाँ पे आके वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस सूरत में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंक्लाइंड प्लेन असल में फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे इनकी होगी वो यहाँ पे आकर टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। अब हम चाहते ये हैं कि देखना ये है हमने कि डिस्क की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी और हूप की वेलोसिटी जब वो बॉटम पर पहुँचेगा तो कितनी होगी। इसके लिए हम जब ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब पहले हम डिस्क की बात कर लेते हैं। डिस्क के लिए टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दो तरह से होगी, एक वो ट्रेवल कर रहा है डाउन द स्लोप और उसके साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब दोनों काइनेटिक एनर्जीज को हमने देखना है तो लाजमी तौर पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, यानी ये होगी गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी हमारे पास जब डिस्क घूमते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो एक हिस्सा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, जबकि दूसरा हिस्सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी और -0 करेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उस सूरत में 1/2 mv स्क्वेयर यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके साथ साथ गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब डिस्क की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv स्क्वेयर के बराबर है, 1/4 mv स्क्वेयर के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फॉर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 3/4 mv स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू mgh। यहाँ से m से m कैंसिल तो v की वैल्यू आ गई 4/3 gh अंडर रूट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब हम हूप की बात कर लेते हैं।
हुप हमारे पास वो रिंग था जिसको हमने इसी हाइट पर, जिसका मास भी m के बराबर ही है, जो डिस्क का मास था उसका मास भी m है, यहाँ से उसको नीचे की तरफ आने का मौका देते हैं, वो रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर वही बात कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पर भी हमें इसी तरह लिखना पड़ेगा mgh, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये v इसके साथ में d लिख देता हूँ ताकि डिस्क के लिए, और यहाँ पे 1/2 mvh स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हुप प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात वही है कि यहाँ पे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते उसकी अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी v होती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvh स्क्वायर हो जाएगी। इस फार्मूले से हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से अगेन mgh बराबर आ जाएगा mvh का स्क्वायर, तो m से m अगेन कैंसल, तो vh की वैल्यू gh अंडर रूट के बराबर आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब देखा जाए तो इक्वेशन 1 में डिस्क की जो स्पीड है वो 4/3 gh अंडर रूट के बराबर है, जबकि vh हमारे पास gh अंडर रूट के बराबर है। तो इट मीन्स कि vd इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट इंटू vh के बराबर हो जाएगा, या वी कैन से दैट vd इज ग्रेटर देन vh, क्योंकि 4/3 1 से ज़्यादा है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी 1 से ज़्यादा ही होगा। तो अल्टीमेटली जो डिस्क होगी वो ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पे पहुँचेगी। अब ज़हन में क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है कि यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्क की कम है एज़ कम्पेयर टू हुप, वहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी असल में लीनियर वेलोसिटी की सेंस में है। जब लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हुई है, यानी रोटेशनल पार्ट डिस्क का कम है एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल पार्ट, जबकि हुप के अंदर इसके मुकाबले में रोटेशनल पार्ट ज़्यादा है। जब रोटेशनल पार्ट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली उसका ट्रांसलेशनल पार्ट कम हो जाएगा, मीन्स कि उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये था जी हमारे पास डिस्क और हुप के अगर दौड़ लगवाते हैं तो उस सूरत में लाजमी तौर पे डिस्क विन करेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ आज हमने कवर किया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।